मोदी से बात की, पुतिन की मेजबानी के लिए उत्सुक हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। और साथ ही साथ द्विपक्षीय एजेंडे पर भी बात हुई है। कहा गया है भारत रूस रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की है। रूसी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। और इस फोन पर बात करने के हवाले से जो जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुद सोशल मीडिया एक्स हैंडल के जरिए दी गई है, उन्होंने लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि पुतिन को मैंने भारत आने का न्योता इस बीच दिया है। साथ ही साथ और इस बारे में जानकारी दी गई है कि भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में मैंने आने का न्योता दिया है। और इसके बाद पुतिन की तरफ से कहा गया, यूक्रेन युद्ध के हवाले से बातचीत की गई। पुतिन की मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं उत्सुक हूं। देखिए सोशल मीडिया एक्स पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हवाले से बातें साझा की हैं, उसके स्क्रीनशॉट भी आपको, तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, मित्र पुतिन से द्विपक्षीय एजेंडे पर भी बातचीत हुई, बायलैटरल एजेंडे पर भी बातचीत हुई है। और ऐसे में भारत और रूस के दरमियान रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर पुतिन से बात करने के बाद की बातें साझा करते हुए नजर आए। उन्होंने लिखा कि मित्र पुतिन से द्विपक्षीय एजेंडे पर, बायलैटरल एजेंडे पर बातचीत हुई है और भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी जिससे और मजबूत होगी। मैंने पुतिन को भारत आने का न्योता दिया है और इसके वजह से मैं साझेदारी करने की वजह से आपको बताऊं कि उन्होंने लिखा कि मैं उत्सुक हूं। मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत अच्छी और विस्तृत बातचीत हुई। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि मैंने यूक्रेन पर नवीनतम घटनाक्रम साझा करने के लिए उनका धन्यवाद किया और लिखा कि हमने अपने द्विपक्षीय एजेंडे में प्रगति की भी समीक्षा की और भारत रूस विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि मैं इस वर्ष के अंत में राष्ट्रपति पुतिन की भारत में मेजबानी के लिए उत्सुक भी हूं। आगे बढ़ेंगे। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने न्यूज 18 से खास बातचीत में स्टेटहुड को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सत्ता में आने पर लगा था कि अपनी सरकार आ गई है, लेकिन इस सरकार ने कुछ खास नहीं किया। उल्टा जो लोग वक्फ लेकर आए उनके स्वागत करने के लिए ट्यूलिप गार्डन मुख्यमंत्री चले गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 50 मेंबर असेंबली मिले, मेंबर पार्लियामेंट मिले, 3 मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख मिला के, तो हमने सोचा कि चलो कोई अपना आ गया। अभी तक हमारा डायरेक्ट रूल था बीजेपी का सेंटर से, तो उसमें वो कुछ ना कुछ रोज़ कोई ना कोई ऐसा कोई रेड्स करते हैं, नौजवानों को पकड़ के ले जाते हैं, अफसरों को टर्मिनेट करते हैं और कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर करते थे जिससे जम्मू कश्मीर की जो इख्तियारात है ख़त्म हो रहे थे। जम्मू कश्मीर पीपल वर बीइंग डिसपोजेस्ड, डिसएम्पावर्ड। तो हमने कहा अपनी सरकार आई, चलिए हमारी अपोनेंट की सरकारी से ही, मगर शायद ये कुछ जम्मू कश्मीर में लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। लोग बोलें कि अब अपनी सरकार आ गई है, अब हम चैन से सांस ले सकेंगे। फ्री बिजली की बात छोड़िए, फ्री सिलेंडर की बात छोड़िए, नौकरियों की बात छोड़िए। मैं कहती हूँ जो बेसिक एक इंसान को एक सुकून होना चाहिए था अपनी सरकार बनने के बाद, वो तो हुआ नहीं, बल्कि उल्टा जिसने वक्फ बिल लाया, जिस मिनिस्टर ने उसको टेबल किया, तो उमर साहब ने असेंबली में उस दिन होने के बजाय उसका स्वागत करने के लिए ट्यूलिप गार्डन में गए वो। इसी तरह जो हम चाहते थे 13 जुलाई पे रेजोल्यूशन लाते थे हम छुट्टी के लिए, उसको भी रिजेक्ट कर दिया असेंबली में। तो ऐसा लगता है कि सरकार बनने के बाद 50 सीटें होने के बावजूद जो लोगों की उम्मीदें थी उसमें किसी उम्मीद पे जो है ये सरकार पूरी नहीं उतरी। और न्यूज 18 से खास बातचीत में महबूबा मुफ्ती ने आरएसएस को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आरएसएस हिटलर की किताब पर काम करती है, इसलिए सबसे पहले उसको बैन किया जाना चाहिए। इसी किताब पे काम करती है, हिटलर की किताब, नाजी की किताब, दैट इज व्हाट दे बिलीव इन। तो सबसे पहले तो फिर उनको बैन किया जाना चाहिए। कोई भी लिटरेचर पढ़ने से तो बुरा नहीं होता है। अगर कोई लिटरेचर ऐसा है कि जिससे खुदा ना खास्ता आपस में दुश्मनी फैल जाए, आपस में कम्युनिटीज़ में, वो सबसे बड़ा काम तो बीजेपी करती है उसका, कम्युनिटीज़ में नफरत फैलाने का। तो ये तो मुझे समझ नहीं आता, किताबों के पीछे भी
इतनी ज़्यादा वेंजेंस, जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जब आपको मालूम होता है कि आप नाकाम हो गए, आपकी जो आयरन फिस्ट पॉलिसी है वो पूरी तरह से फेल हो गई है और आज आपने जम्मू कश्मीर को जंग के दहाने तक पहुंचाया है, तो फिर आप पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बातचीत में महबूबा मुफ्ती ने ट्रंप को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम डोमेस्टिक पॉलिसी को ही फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं और हमारी यही कमजोरी बाहर के मुल्कों ने पकड़ ली। तो हाल ही में ट्रंप ने पहले 25% लगाया टैक्स, उसके टैरिफ, उसके बाद 50% तक उसको पहुंचाया। आपको लगता है कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट जो अभी ट्रंप सरकार वहां पर है वो कहीं ना कहीं भारत विरोधी रुख अपना रही है? वो तो दोस्त हैं, वो तो बहुत बड़े दोस्त थे, ट्रंप हमारे मुल्क के थे ना। तो यही देखना चाहिए कि कहाँ हमारी पॉलिसी, हम कहीं ना कहीं हमारी जो मुल्क की पिछले 10-11 साल से जो डोमेस्टिक पॉलिसी है उसी को हम फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं, यानी कि जो हमें डोमेस्टिकली सूट करता है हम वही फॉरेन पॉलिसी में भी चलाते हैं। यू हैव टू हैव अ डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी एंड डोमेस्टिक अलग। आपने दोनों को जिस तरीके से वोट मिलेंगे आप वही बात करते हैं, और कहीं ना कहीं ये कमज़ोरी हमारी बाहर के मुल्कों ने पकड़ ली, अमेरिका ने पकड़ ली है, चाइना ने पकड़ ली। चाइना ने हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया, हमने कहा उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। इसी तरह से मैं समझती हूँ कि हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है, हालांकि गुस्सा होता है यहाँ जब कश्मीरी फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। ये बात और है कि जंग जो है हमारी जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स पे लड़ी जाती है। जो आपकी फॉरेन पॉलिसी, इट्स ऑल अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, उसके अलावा आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? आज भी ट्रंप उसी की बात कर, तो मैं समझती हूँ कि ट्रंप बहुत ही ज़्यादा जो है उसके बारे में मालूम नहीं कब वो क्या कहेगा, मगर ये जो हमारा जो अभी उनके साथ जो हालात हो गए हैं वो काफ़ी ख़राब हो गए हैं, और कहीं ना कहीं इसमें जो हमारा मिक्स हो गया है डोमेस्टिक पॉलिसी विद फॉरेन पॉलिसी, उस वजह से शायद बाहर के लोग हमें ज़्यादा सीरियसली अब नहीं लेते हैं। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को लेकर सियासत पर घमासान जारी है। फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में इस मुद्दे को उठाया तो जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने उन पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। सत शर्मा ने कहा कि जब पीएम ने वादा किया है तो निभाएंगे भी, फिर इस पर फारूक अब्दुल्ला हो या अन्य पार्टी सियासत आखिर क्यों कर रही। प्रधानमंत्री जी ने सीधे तौर पर सभी को आश्वस्त किया है। संसद में होम मिनिस्टर साहब का बयान आया है, उन्होंने बात कही है कि उचित समय आने पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का जो है वो दर्जा मिलेगा। उचित परिस्थितियां यहां पर नहीं आए, इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार से काम कर रही है। इसके ऊपर कांग्रेस जो है वो लगातार से काम कर रही है। असेंबली लगती है, पहली असेंबली में 370 लाने के लिए, 35 से लाने के लिए कवायद शुरू हो जाती है, जबकि वो जानते हैं ये दफन हो चुके हैं। ये आर्टिकल सेक्शन 370, आर्टिकल 35 से आर्टिकल आज जमीन के नीचे जा चुके हैं, और उनको बाहर निकालने की कवायद शुरू करने का तात्पर्य यही है कि वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में उचित परिस्थितियां आए। आज फारूक साहब ने 9 महीने का अपना व्हाइट कार्ड जो है वो इशू किया है, व्हाइट पेपर इशू किया है। क्या उन्होंने बताया कि 9 महीने के अंतराल में हमने क्या कार्य किए? मेरा अपना इनका था कि हमें स्टेटहुड के लिए बात करनी चाहिए, लड़ना चाहिए। स्टेट को 10 महीने हो गए और जो स्टेटहुड का इन्होंने वादा किया था वो नहीं हुआ आज तक। दूसरा ये है कि बाई इलेक्शन है 2 सीटों का, उसको जल्दी करना चाहिए। तीसरा ये था कि राज्यसभा की 4 सीटें हैं, उनको भरना ज़रूरी है। तो ये बहुत अहम बातें हैं जिसके लिए हम लोगों ने इनसे कहा है। और जो किताबों पर इनने बैन लगाया है, अब बताइए मुझे, अनुराधा रॉय की किताब पे बैन, नूरानी किताब पे बैन, वो कौन से मिलिटेंट थे? तो इसके लिए हमें अफसोस है, खेद है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे हैं, और ये करना नहीं चाहिए, इसको रिवोक करना चाहिए। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी न देने पर उन्होंने सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास वोटर लिस्ट होती तो विपक्ष को भी क्यों नहीं दी जाती, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो सके। तनखा ने चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी की बात कही और कहा कि सॉफ्ट कॉपी मिलने से सभी शक दूर हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए प्राइवेट मेंबर बिल की भी बात कही, जो संसद में हंगामे के कारण पेश नहीं हो सका, लेकिन वो न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत हैं।
देश में वोट चोरी को लेकर बहस हो रही है और राहुल गांधी के जरिए जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं उसके बाद बीजेपी भी सामने आई है। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विवेक तनखा जी। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने तमाम आरोप लगाए थे, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है राहुल गांधी जो हमारी संवैधानिक संस्थाएँ हैं उन सब की गरिमा को गिरा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं। देखिए, बीजेपी इसके अलावा बोल भी क्या सकती है कि उनको तो इलेक्शन कमीशन का साथ देना पड़ेगा। जैसे राहुल जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वोटर लिस्ट का मैनिपुलेशन हुआ है, चाहे वो डिलीशन हो, एडिशन हो या और भी जो दूसरे फॉल्ट्स उन्होंने बताए, मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा कि इलेक्शन कमीशन को क्या ऑब्जेक्शन है कि आप पूरे देश की जो वोटर लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी आप पॉलिटिकल पार्टी से नहीं शेयर करना चाहते। आप पॉलिटिकल पार्टी से परहेज करते हो। मैं बीजेपी के पास तो वो लिस्ट होगी, तो आप ऑपोजिशन को ही नहीं देना चाहते हो ना। नहीं, क्या हो रहा है? आप किस तरह से इस देश को चलाना चाहते हो? प्रजातंत्र को क्या फेल करना चाहते हो इस देश में? जो राहुल जी जो कह रहे हैं, इट इज फाइंडिंग रेजोनेंस। लेकिन आज जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से भूपेंद्र यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने कहा था कि 1 करोड़ वोटर बढ़े हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट बताती है कि 40 लाख के आसपास ही वोटर बढ़े हैं। तो क्या उनके जो दावे हैं उनको 60% कम करके हम माने? मुझे आंकड़ों में मत ले जाइए क्योंकि उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, बट मुझे ये ज़रूर पता है कि जो इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया है वो फॉल्टी है। क्योंकि जब आप शेयर नहीं करते हो अपना डाटा तो सस्पेशन होता है नेचुरली, और सस्पेशन का रूम आप ही क्रिएट कर रहे हो बाय नॉट शेयरिंग द डाटा। आप वोटर लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी क्यों नहीं शेयर करना चाहते? मुझे तो पता है 2018 में जब मैंने इस पे कैंपेन चलाई थी और सुप्रीम कोर्ट तक को मैटर किया था, कितने 43 लाख वोटर्स मध्य प्रदेश में डिलीट हुए थे, 15-20 लाख आई थिंक छत्तीसगढ़ में हुए थे, ऐसी राजस्थान में हुए थे। तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन एक कॉम्पिटिटिव भावना से आपसे झगड़ा नहीं करती थी। जवाब जो आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहा है। उन्होंने तो यहाँ तक दलील दी कि जहाँ पर महाराष्ट्र में वोटर बढ़े थे वहाँ पर ज़्यादातर गठबंधन और इंडिया गठबंधन वहाँ पर जीता है। मुझे आंकड़ों से मत बताइए, बट मैं प्रोसेस और प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ। अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को सॉफ्ट कॉपी दे दें वोटर लिस्ट की तो बात ही खत्म हो जाएगी। वो आपको असिस्ट करेंगे इन ए ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, बिकॉज आपको भी पता, मुझे भी पता है, वोटर लिस्ट प्रजातंत्र की रीढ़ की हड्डी होती है। वोटर लिस्ट के बिना ये सब चीज़ें चल नहीं सकती। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।